1948 एक ऐसी हत्या जिसने न सिर्फ पूरे देश को झकझोर दिया बल्कि आज़ाद भारत की बिल्कुल नई बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के इस बेहद सेंसिटिव हिस्से को एक एक्टिव इन्वेस्टिगेटर की केस फाइल की तरह खोलने वाले हैं। मूल दस्तावेज, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, सब कुछ निष्पक्ष रूप से हमारे सामने होगा। ये सिर्फ एक आम मर्डर केस नहीं था, बल्कि बिल्कुल नई बनी इंडियन गवर्नमेंट के वजूद पर मंडराता हुआ एक बहुत बहुत गहरा संकट था। तो इस फाइल का सबसे बड़ा सवाल क्या है? आखिर महात्मा गांधी की हत्या के पीछे असली दिमाग किसका था और इस घटना ने गवर्नमेंट के सामने कितना बड़ा खतरा खड़ा कर दिया था? जरा सोचिए, 1948 का दौर, आजाद सरकार के आंतरिक गलियारों में भयंकर डर और अफरा तफरी का माहौल था। ये स्थिति ऐसी थी जिसने स्टेट को पूरी तरह पैरालाइज कर दिया। नेताओं को लगने लगा था कि कहीं ये हत्या किसी बड़े तख्तापलट या सरकार के गिरने की शुरुआत तो नहीं है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए आइए इन डेट्स को जोड़ते हैं। कहानी शुरू होती है 1930s से, जब संदिग्ध के आरएसएस से इस्तीफा देने का दावा सामने आता है। फिर आती है 30 जनवरी 1948 की वो मनहूस तारीख, हत्या का दिन। इसके बाद जुलाई से सितंबर 1948 के बीच हालात इतने नाजुक हो जाते हैं कि सरकार को इंटरनल थ्रेट वार्निंग्स जारी करनी पड़ती हैं और अंत में ठीक 2 साल बाद संदिग्ध को फांसी दे दी जाती है। ये टाइमलाइन साफ बताती है कि ये किसी अचानक आए गुस्से का नतीजा नहीं, बल्कि एक बहुत लंबे क्रम का हिस्सा था। हमारी केस फाइल का मुख्य संदिग्ध है नाथुराम विनायक गॉडसे, पुणे से एक चित्पवन ब्राह्मण। अब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि इस एग्जीक्यूशन को उन्होंने अकेले ही अंजाम दिया। ट्रिगर दबाने वाले वही एकमात्र शख्स थे। लेकिन एक सियासी इन्वेस्टिगेटर की नज़र से सोचें तो जो इंटेलिजेंस उस वक्त इकट्ठी की गई थी वो इस बात पर गहरा शक पैदा करती है। क्या सच में कोई आम इंसान बिना किसी बड़े नेटवर्क के सपोर्ट के इतने बड़े षड्यंत्र को अकेले अंजाम दे सकता है? मुश्किल लगता है ना? और जैसे जैसे तहकीकात आगे बढ़ती है, कई बड़े नामों के साथ गहरे कनेक्शंस सामने आने लगते हैं। संदिग्ध किसी वैक्यूम में अकेला काम नहीं कर रहा था। इन्वेस्टिगेशन में हिंदू महासभा के कद्दावर नेता वीर सावरकर का नाम सामने आया और उन्हें इस प्लॉट में इम्प्लिकेट किया गया। रिकॉर्ड्स के मुताबिक नाथुराम गोडसे अक्सर सावरकर के घर जाया करते थे। फिर नाम आता है नाथुराम के छोटे भाई गोपाल गोडसे का, जिन्हें इस कंस्पिरेसी के जुर्म में 15 साल की जेल हुई। यहाँ आकर एक पूरा नेटवर्क अपना आकार लेने लगता है। संदिग्ध के पास्ट को समझने के लिए इंटेलिजेंस फाइल्स में दर्ज एक स्पेसिफिक रोल पर गौर करना जरूरी है। बौद्धिक कार्यवाही, यानी एक इंटेलेक्चुअल वर्कर। आरएसएस के अंदर ये एक अहम पद था। इसका सीधा सा मतलब ये है कि संदिग्ध सिर्फ आदेश मानने वाला कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं था। वो विचारधारा को समझने, गढ़ने और उसको फैलाने वाला एक बेहद सक्रिय हिस्सा था। अब इन दस्तावेजों में एक जबरदस्त विरोधाभास है। एक तरफ ऑफिशियल डिनायल है, जहां आरएसएस कहता है कि गॉडसे ने 1930 की शुरुआत में ही मेंबरशिप से इस्तीफा दे दिया था, पर दूसरी तरफ एक डायरेक्ट विटनेस टेस्टिमनी उनके अपने सगे भाई गोपाल गॉडसे की। उनका साफ कहना है कि वो सभी भाई आरएसएस में ही बड़े हुए और नाथुराम ने कभी संग नहीं छोड़ा। एक इन्वेस्टिगेटर के लिए ये कॉन्ट्रडिक्शन इस केस का सबसे दिलचस्प मोड़ है, जहां कागजी बयान और हकीकत बिल्कुल आमने सामने टकराते हैं। दरअसल भाई गोपाल गोडसे का ये बयान उस लोन वुल्फ थ्योरी को पूरी तरह से खत्म कर देता है। 1993 में फ्रंटलाइन मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि सभी भाई आरएसएस में थे, यहाँ तक कि उनका कहना था कि हम अपने घर से ज्यादा आरएसएस में बड़े हुए हैं। ये सबूत सीधे तौर पर संदिग्धों को एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल फैमिली से जोड़ता है और सरकार के उस शक को यकीन में बदलता है कि इसकी जड़ें वाकई बहुत गहरी थी। और आगे का बयान बेहद शानदार तरीके से समझाता है कि ऑपरेशनल कवर आखिर काम कैसे करता है। उन्होंने बताया कि नाथुराम ने संघ छोड़ने की बात इसलिए कही थी क्योंकि गांधी की हत्या के बाद एमएस गोलवालकर और आरएसएस बहुत बड़ी मुसीबत में थे। एक सियासी इन्वेस्टिगेटर के नजरिए से देखिए, ये एक क्लियर इंडिकेटर है कि संदिग्ध ने अपनी लीडरशिप को सरकार की कार्रवाई से बचाने के लिए झूठ बोला। ये स्टेट के डर और कवर अप का एक बिल्कुल क्लासिक एग्जाम्पल है। तो बात यह है कि चाहे फॉर्मल मेंबरशिप कुछ भी रही हो, ये नेटवर्क आपस में बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ एक यूनिफाइड खतरा था। हिंदू महासभा और आरएसएस में भले ही थोड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे हों, लेकिन दोनों ही गांधी और मुसलमानों के खिलाफ एक भयंकर विरोध में एकजुट थे।
ये कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि 1952 में पुणे में गोलवलकर और सावरकर ने एक ही मंच सजा किया। यहाँ तक कि स्क्रूटनी से बचने के लिए एक डीपली एंटी मुस्लिम किताब को सावरकर के भाई के नाम पर बताने की कोशिश भी हुई। सरकार दरअसल इसी सक्रिय और फैले हुए नेटवर्क से डर रही थी। अब ग्राउंड लेवल इन्वेस्टिगेशन से थोड़ा ऊपर उठते हैं और सीधे नए आज़ाद भारत के टॉप नेताओं के दिलों में झांकते हैं। हत्या के बाद सरकार के अंदर एक भयंकर बेचैनी और आंतरिक संकट पनप रहा था। उस वक्त के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार पटेल इसकी सारी सेंसिटिव इंटेलिजेंस इकट्ठी कर रहे थे। सिचुएशन इतनी टेंस थी कि नेताओं को सच में डर था कि कहीं यहाँ से देश टूट ना जाए या कोई गृहयुद्ध ना शुरू हो जाए। सरदार पटेल का आंतरिक खुफिया आकलन उस वक्त की नाजुक स्थिति को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से दर्शाता है। उन्होंने अपनी असेसमेंट में नोट किया कि हिंदू महासभा का एक्सट्रीम सेक्शन इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था और उन्हीं की वजह से इस ट्रेजेडी का माहौल बना। वहीं दूसरी तरफ आरएसएस को सरकार की एग्जिस्टेंस के लिए एक क्लियर थ्रेट माना गया। बैन लगाए जाने के बावजूद रिपोर्ट्स थीं कि उनकी गतिविधियां लगातार विद्रोहपूर्ण बनी हुई हैं। ये नई गवर्नमेंट के सर्वाइवल पर एक सीधा हमला था। सरकार के अंदर की इस घबराहट का सबसे ठोस सबूत 18 जुलाई 1948 का ये आंतरिक संचार है। ये देश के होम मिनिस्टर का बिल्कुल साफ आकलन था। उन्होंने लिखा कि मेरे दिमाग में इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि हिंदू महासभा का एक्सट्रीम सेक्शन इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल था। देखिए, एक आज़ाद देश के नेता का ये इंटरसेप्टेड कम्युनिकेशन सीधे तौर पर एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इस हत्या के षड्यंत्र से जोड़ रहा है। यहाँ आकर ये केस एक आम कानूनी दायरे से निकलकर पूरी तरह पॉलिटिकली चार्ज्ड हो जाता है। और पटेल का फॉलोअप कॉरेस्पॉन्डेंस इस इंटरनल थ्रेट की भयावहता को और बढ़ा देता है। 11 सितंबर 1948 के एक पत्र में उन्होंने नोट किया कि विरोध तब और सीवियर हो गया जब गांधी जी की मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने खुशी जताई और मिठाइयां बांटी। जरा सोचिए, मिठाई बांटने जैसी घटना ये सिर्फ क्रूर नहीं थी, बल्कि ये सरकार के लिए एक बड़े अपराइजिंग और देश में फैल रहे एक्सट्रीमिज्म के जहर का साफ संकेत थी। यही वो चीज थी जिसने गवर्नमेंट को स्टेट की सुरक्षा के लिए उठ खड़ा होने पर मजबूर किया। तो इन सारे मूल दस्तावेजों और 1948 के इन्वेस्टिगेटर्स की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स को एक साथ रखने पर इस तहकीकात की फाइनल केस फाइंडिंग्स क्या निकलती हैं? पहला, नाथूराम गॉडसे अपनी पूरी अडल्ट लाइफ में हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। दूसरा, सोर्सेज बताते हैं कि जिम्मेदारी से बचने की आरएसएस की कोशिशें उनकी एक ट्रेडमार्क टेंडेंसी रही है। और तीसरा, सबसे अहम पॉइंट, इन सभी एक्सट्रीम फैक्शंस का अंतिम लक्ष्य हिंदू राष्ट्र के विचार को सच साबित